इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलिस और सिसिलिया बहुत ही गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी उनके कमरे में अचानक बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इन बर्फीली हवाओं की वजह से सिसिलिया को बहुत ठंड लग रही होती है और ठंड की वजह से जाग जाती है और जागते हुए कहती है, यह सब क्या चल रहा है, यहाँ पर अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है। सिसिलिया भी ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र कमरे के छत पर जमे हुए बर्फ पर पड़ती है। छत की बर्फ को देखने के बाद जैसे ही सिसिलिया कमरे में चारों तरफ देखती है तो देखती है कि पूरे कमरे में बर्फ जमी हुई है और ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। उन बर्फीली हवाओं की वजह से सिसिलिया को बहुत ठंड लग रही होती है और ठंड के मारे कांपते हुए मन ही मन सोचते हुए एलिस की तरफ देखते हुए कहती है, क्या यह बर्फ को जैसी जमा देने वाली आभा लेडी एलिस के अंदर से निकल रही है। इतना सोचते ही सिसिलिया बिना किसी देरी के एलिस को उठाने लगती है। एलिस एलिस उठ जाओ, एलिस उठ जाओ। सिसिलिया के जगाने के बाद एलिस अपना सर पकड़कर उठते हुए उससे कहती है, अचानक मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मुझे इस बेड पर अनकंफर्टेबल क्यों फीलिंग हो रही है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया ठंड के मारे कांपते हुए एलिस से कहती हैं, लेडी एलिस, क्या आप हमेशा सोने से पहले ऐसा ही करती हैं। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस अपने चारों तरफ धत तेरी की क्रिस्टल का असर तो फिर से शुरू हो गया। एलिस को अपने आप में कुछ सोचते हुए देखकर सिसिलिया एलिस से पूछती है, लेडी एलिस, क्या आप किसी नए तरह के मैजिक की प्रैक्टिस कर रही हैं। सिसिलिया के सवाल को सुनने के बाद एलिस एक नकली हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। सिसिलिया से इतना कहते ही एलिस अपना हाथ पकड़कर मन ही मन सोचते हुए कहती है, मैं अभी भी ड्रैगन की शक्तियों को ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से फ्रीज हो जाऊँ, मुझे इस मामले को तुरंत सुलझाना होगा। इतना सोचते ही एलिस का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है और वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगती है। एलिस को कमरे से बाहर जाते हुए देखकर सिसिलिया उससे पूछती है, लेडी एलिस, आप कहाँ पर जा रही हैं, आप ठीक तो हैं ना, क्या मैं लॉर्ड मर्लिन को यहाँ पर बुला लाऊं। सिसिलिया की चिंता भरी बातों को सुनने के बाद एलिस एक अजीब हंसी हंसते हुए उससे कहती है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो बस बाहर थोड़ा घूमने के लिए जा रही थी। जहाँ एक तरफ एलिस अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उस मिथिल एडवेंचरर के घर पर मिथिल एडवेंचरर अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बात करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सिर्फ एल्केमी बीच से निपटने के लिए आया हूँ, बाकी परेशानियों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं उन बाकी की मुसीबतों में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। सराय के मालिक की बेटी से इतना कहते ही मिथिल एडवेंचरर उसके मुँह पर दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मिथिल एडवेंचर को अपने मुंह पर ही दरवाज़ा बंद करते हुए देखकर सराय के मालिक की लड़की कहती है, इसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया। यह सच है कि संत रैंक के लोग अपने से कमज़ोर लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, पर फिर भी इस बेवकूफ़ मिथिल एडवेंचर ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया है। अब मेरे पास दूसरे एडवेंचर से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। इतना कहने के बाद वो लड़की मन ही मन सोचते हुए कहती है, स्नाइट ने कहा था कि उन सभी लोगों में से सर मर्लिन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब तक वो मेरी मदद करते हैं, मैं उनकी हर बात मानूंगी। इतना सोचते ही वो लड़की सीधे जाकर मर्लिन के कमरे के सामने खड़ी हो जाती है और उसके दरवाजे को ठोकने लगती है। इसी को अपने कमरे के दरवाजे को खटखटाते हुए सुनकर मर्लिन उबासी लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हुए कहता है, कौन है। ऐसे ही मर्लिन दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है तो बाहर उसे एलिस खड़ी हुई दिखाई देती है। वो शर्मा रही होती है। एलिस को अपने सामने खड़े हुए देखकर मर्लिन उसे मजाक करते हुए कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो इस समय गहरी नींद में होना चाहिए, क्या तुम मेरे ऊपर हमले की योजना बना रही हो। मर्लिन के मुँह से ऐसी अजीब बातों को सुनने के बाद एलिस और भी ज़्यादा शर्माते हुए चिल्लाकर उससे कहती है, आखिर मैं क्यों ऐसा करूँगी। इतना कहने के बाद एलिस कुछ सोचते हुए और भी शर्माकर मर्लिन से कहती है, मैं तो बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। एलिस के मुंह से ऐसी बातों को सुनने के बाद मर्लिन एक पल के लिए तो गिर पड़ता है। फिर वो अपने आप को संभालते हुए एलिस से पूछता है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन तुरंत समझ जाता है कि आखिरकार एलिस क्यों उसके साथ सोना चाहती है। ये बात समझ में आते ही मर्लिन उससे पूछता है, क्या क्रिस्टल की जादुई शक्तियाँ फिर से तुम्हारे शरीर से लीक कर रही हैं। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद एलिस शर्माते हुए मर्लिन की बातों में हामी भरते हुए उससे कहती है, मैं सोते समय इन शक्तियों को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाती हूँ और मैं ये भी नहीं चाहती कि सिसिलिया मेरी वजह से परेशान हो। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे चिंता भरी आवाज़ में कहता है, तुम्हारी पावर पर से तुम्हारा कंट्रोल खोए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है।
तुम्हारी बातों को सुनने से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे पावर पे से जल्दी जल्दी छूट रहा है। इतना कहते ही मरीन कुछ सोचते हुए एलिस से पूछता है, क्या तुमने हाल ही में क्रिस्टल की शक्तियों का ज़बरदस्ती उपयोग किया था? मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस कुछ सोचते हुए उससे कहती है, मुझे इस बात पर पूरा यकीन तो नहीं है, पर जब तुम सरली को बचाने के लिए एल्फ एम्बेसी गए थे तो एक संत रैंक के डार्क एल्फ ने मुझ पर हमला कर दिया था। पूरी तरह से होश में नहीं थी कि वहाँ पर क्या हुआ, पर जब मुझे होश आया तब मैंने अपने विरोधी के हाथ को पूरी तरह बर्फ से जमा दिया था। एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन एलिस के सर पर टपली मारता है। मर्लिन को अपने सर पर टपली मारते हुए देखकर एलिस गुस्से से उसे कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एलिस की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उसे समझाते हुए कहता है, तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। इतना कहने के बाद मर्लिन उसे समझाते हुए कहता है, यदि तुम संत रैंक तक पहुंचने से पहले इस क्रिस्टल की शक्तियों का ज़बरदस्ती उपयोग करती हो तो तुम अपना मानसिक संतुलन भी खो सकती हो, जिससे तुम पागल हो जाओगी। मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस को बहुत बड़ा झटका लगता है कि वो पागल भी हो सकती है। एलिस के घबराए हुए चेहरे को इग्नोर करते हुए मरीन अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, एक बार इस क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगली बार तुम्हें सावधानी रखनी होगी। संत रैंक तक पहुंचने से पहले इस क्रिस्टल की शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास न करें। जितना अधिक तुम इस ड्रैगन की शक्तियों का उपयोग करोगी उतना ही तेज़ी से तुम्हारे शरीर में बदलाव होना चालू हो जाएंगे। मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस कुछ सोचते हुए मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में खुद पर और भी अच्छे तरीके से नियंत्रण रखना होगा। मुझे इंसान ही रहना है, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती। एलिस अभी ये सभी बातें सोच ही रही होती है कि तभी मरीन एलिस के पास आकर उसके कान में कहता है, तो फिर चलो सोने चलते हैं, मुझे आज रात तुम्हारे साथ सोने में कोई भी आपत्ति नहीं है। मरीन की बातों को सुनने के बाद एलिस का चेहरा लाल हो जाता है और एलिस मरीन को बहुत ही अजीब नज़रों से देखने लगती है। वो मरीन को इस तरह देख रही होती है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लड़कीबाज को देख रही हो। मरीन को देखने के बाद एलिस कमरे के अंदर जाते हुए मरीन से कहती है, मैं यहाँ पर सिर्फ सोने के लिए आई हूँ, अपने दिमाग में कोई भी गलत विचार मत डाल लेना। एलिस की बातों को सुनने के बाद मरीन एलिस की टांग खींचते हुए उससे कहता है, मैं तुम जैसी वॉशबॉट के लिए अपने दिमाग में कौन से गलत विचार पाल लूँगा, और मुझे तुम्हारे जैसी वॉशबॉट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। मरीन को खुद को चिढ़ाते हुए देखकर एलिस गुस्से के मारे उससे कहती, अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।